मेरा नाम अफजल है और मैं आपका केमिस्ट्री का टीचर हूँ। पिछले 25 सालों से पढ़ा रहा। मेरे तजर्बे से फ़ायदा उठा लो। क्लास 9th केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रिया, लेक्चर नंबर 7 कॉन्सेप्ट ओवरव्यू 7, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 87 पर मौजूद है। ये वाला हमारा आज का टॉपिक जो है कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन रिवर्सिबल रिएक्शन क्या पड़ता है। तो मेरा बेटा दोबारा ज़रा डिस्कशन हो जाए कि ये इस नोट को गौर से समझ लें कि मेरी इस वीडियो में जो वर्डिंग्स हैं वो सेम किताब वाली हैं। ये किताब ही है, बिल्कुल सेम है। डन। मैंने किताब ही के ब्रेकअप्स बनाए हुए हैं, किताब ही की लाइंस को मैंने अलग अलग किया हुआ है ताकि आप आसानी से समझ सकें। तो मेरा बेटा अपनी ही किताब पर हेडिंग्स बना लें। और हाँ, अगर कुछ बच्चे ये कहते हैं कि जी मुझे सेम नोट्स चाहिए जो आप वाले हैं, तो फिर यही वाली चीज़ मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में पेस्ट कर दी होगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। ले जनाब, चेंज द फिज़िकल कंडीशंस, चेंजिंग दी फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ केमिकल रिएक्शन से क्या रिवर्सिबिलिटी को, डायनामिक इक्विलिब्रियम को फ़र्क पड़ता है। तो आइए फिर जानते हैं। खैर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स तो हम लोग पिछली वीडियो में कर चुके हैं, बल्कि पिछली वीडियो में, और पिछली वीडियो में हमने टेम्परेचर कर लिया है। तो इस वाली वीडियो में हम करने जा रहे हैं कि क्या प्रेशर चेंज करने से डायनामिक इक्विलिब्रियम को फ़र्क पड़ता है। तो जी जनाब पड़ता है, लेकिन एक शर्त है, और वो शर्त क्या है तो आइए सुनते हैं। चेंज ऑफ प्रेशर विल डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ओनली। लो मेरा पुत्र सुनो, प्रेशर की कमी या बेशी सिर्फ उस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करेगी जिसमें रिएक्टिंग सब्सटेंसेस भी गैसेस हैं और प्रोडक्ट बनने वाली सब्सटेंसेस भी गैसेस हैं। याद रहेगा? समझ आ रही है कि नहीं? दोबारा सुन लो, ये मरकज़ी ख्याल या सेंट्रल आइडिया इस टॉपिक का। सिर्फ उन रिएक्शंस के डायनामिक इक्विलिब्रियम्स डिस्टर्ब होंगे प्रेशर चेंज करने से जिनमें रिएक्ट होने वाली चीज़ें, रिएक्ट होने वाले रिएक्टेंट्स भी गैसेस होंगी और बनने वाले प्रोडक्ट्स भी गैसेस होंगे। तो सुनो फिर, इट विल डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ओनली दोज गैसियस रिएक्शंस। अच्छा, ये एक तो नंबर पहली शर्त ये है कि जनाब बनने वाली भी गैसेस, बनाने वाली भी गैसेस, मतलब जिनमें रिएक्शन होना है वो भी गैसेस और जो चीज़ें बनेंगी वो भी गैसेस। और दूसरी शर्त ये है कि रिएक्टेंट्स के टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट्स के टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिफरेंट होने चाहिए। समझ आ रही है? नंबर ऑफ मोल्स क्या है बेटा? बैलेंस करने के लिए जो आप नंबर नहीं लगाते फार्मूला की शुरू में, उस नंबर को नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं। तो याद रखें, अगर मैं रिएक्टेंट्स के टोटल नंबर ऑफ मोल्स को, यानी कि रिएक्टेंट्स के नंबर ऑफ मोल्स को आपस में जमा करके टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालूं, अगर वो प्रोडक्ट्स के टोटल नंबर ऑफ मोल्स से डिफरेंट हैं तो तभी प्रेशर की कमी या बेशी उसको असर करेगी। So in which the number of moles of the reacting gases are different from the number of moles from the gases being produced. समझ आ रही है? reacting gases के number of moles अगर different हुए to the different from the number of moles of the gases being produced, सिर्फ उन reactions में change of pressure जो है will disturb the equilibrium. Since the formation of ammonia gas meets such conditions, लो जनाब पता ना, हम एक ही एग्जाम्पल को रगड़े चले जा रहे हैं। कहता है अमोनिया गैस की जो बनना है, अमोनिया गैस की जो फॉर्मेशन है वो इस चैलेंज को पूरा करती है कि नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स डिफरेंट हो जाते हैं नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट से, और फिर नाइट्रोजन भी गैस, हाइड्रोजन भी गैस बनने वाली, अमोनिया भी गैस। तो लेट्स सी, लें जी इक्वेशन आपके सामने है। तो ये देखो, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन का 1 मोल है, क्योंकि बैलेंसिंग के लिए पीछे कोई नंबर नहीं लगा तो हम उसको 1 मोल बोल देंगे। जबकि हाइड्रोजन गैस H2 को हमने 3 लगाकर बैलेंस किया है, तो 3 इसके नंबर ऑफ़ मोल्स हैं। तो बेटा अगर मैं टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालूं तो 1 + 3 कितने हो गए? 4 मोल्स। ये 4 मोल्स मिलकर 2 मोल्स ऑफ एमोनिया गैस बना रहे हैं। तो जी हाँ, ये शर्त पूरी हो रही है। तो ये देखो, सिंस द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस मीट्स सच अ कंडीशन के स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आया हुआ है, तो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब्ड बाय चेंजिंग द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द रिएक्शन मिक्सचर। ठीक है भाई? तो अब आपके सामने है कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट्स में कितने हैं? 4, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रोडक्ट्स में कितने जनाब? 2। सो इन दिस रिएक्शन 4 मोल्स ऑफ रिएक्टिंग गैसेस, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के टोटल 4 मोल्स हैं, आर प्रोड्यूसिंग 2 मोल्स ऑफ प्रोडक्ट गैस, यानी कि अमोनिया गैस। इफ़ दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, लो पुत्रो दोबारा सुनो, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है और हम प्रेशर को बढ़ा देते हैं, हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बढ़ा देते हैं, तो याद रखें जब प्रेशर बढ़ता है तो मेरा बेटा ताकतवर की तरफ चीज़ जाएगी या कमज़ोर? बेचारा कमज़ोर पर सारा प्रेशर गिर जाता है। तो जी हाँ, कमज़ोर पर प्रेशर गिरेगा। तो मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ़ मोल्स रिएक्टेंट्स में कम है या प्रोडक्ट्स में? तो देखो भी नज़र आ रहा है कि नंबर ऑफ़ मोल्स रिएक्टेंट्स में 4 है, जबकि प्रोडक्ट्स में 2 है। तो कमज़ोर एमोनिया है, सारा जोर एमोनिया पर गिर पड़ेगा और रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड में चला जाएगा। सो इफ़ दिस रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम एंड द प्रेशर इज इंक्रीज, द इक्विलिब्रियम विल बी डिस्टर्ब्ड। टू रिस्टोर दिस the reaction will move to the side in which the number of moles are less। तो याद रखो उस साइड पर रिएक्शन मूव कर जाएगा जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम है, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में।
सो द फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गैस इज दस फेवर्ड एट हाई टेम्परेचर, गॉट इट। तो फिर अमोनिया गैस की फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाएगी, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में वो कम टूट फूट होगी, मतलब कि अमोनिया वापस कम जाएगी और ज़्यादा यानी रिएक्शन कंप्लीशन की तरफ चला जाएगा, दैट इज़ अमोनिया बन जाएगी। ठीक है भाई, तो ये इतना ही था इस वाले टॉपिक में। अब आगे आ जाओ, इफेक्ट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रिवर्सिबल रिएक्शन। ले मेरा बेटा अभी आखिरी रह गया कि बताइए रिवर्सिबल रिएक्शन के की मौजूदगी में अगर डायनामिक इक्विलिब्रियम है, अगर हम कैटलिस्ट निकाल लेंगे तो क्या होगा। तो सुनो भाई, कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन को तेज़ करता है। तो मेरा बेटा अगर हम कैटलिस्ट को निकाल लेते हैं तो रिएक्शन सुस्ती का मरतकब हो जाएगा, जिसकी वजह से वो प्रोडक्ट्स जो हैं वो, अच्छा ये कैसी बात है कि कैटलिस्ट अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने में वो तेज़ी फराहम करता है तो वही कैटलिस्ट प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने में भी मदद फराहम करता है। तो अगर हम कैटलिस्ट रिमूव कर देंगे तो बस फिर जितना रिएक्टेंट सी, तो मेरा बेटा कैटलिस्ट अगर मैं रिमूव कर दूंगा तो बस फिर साल लग जाएंगे और रिएक्शन का स्पीड, उसका रेट इंतहाई स्लो हो जाएगा। बात समझ गए हो। और बस जितने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बनने थे बन गए। अब कैटलिस्ट नहीं रहा तो वो पुरानी बात नहीं रहेगी, फिर वो एक किस्म का जाम हो जाएगा कि रिएक्टेंट भी पड़े हुए, प्रोडक्ट भी पड़े हुए और डायनामिक इक्विलिब्रियम ख़त्म। पता ना डायनामिक क्या होता है। डायनामिक इक्विलिब्रियम ये होता है कि जब दोनों के रेट्स इक्वल हुए हो तो वो रेट्स जीरो पर आ जाएंगे। सो एट द स्टेज ऑफ द डायनामिक इक्विलिब्रियम द रेट्स ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस आर इक्वल। दोनों की स्पीडें सेम है। कैटलिस्ट इंक्रीजेज बोथ द रेट्स। याद रखो, कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन का भी उतना ही रेट इंक्रीज करता है जितना कि बैकवर्ड रिएक्शन का। बात समझ रहे हो। तो फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, ये दोनों रिएक्शन सेम रेट पर आगे पीछे होते हैं। सो इफ़ अ रिवर्सिबल रिएक्शन इज कैरीड आउट, लिहाजा जब रिवर्सिबल रिएक्शन को कैरीड आउट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट तो इट विल डिक्रीज। अच्छा ये देखो, इट विल डिक्रीज द टाइम टेकन द रिएक्शन टू अटेन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। तो बेटा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बड़ी जल्दी आ जाएगी। लेकिन अगर आप ये कैटलिस्ट रिमूव कर दोगे तो फिर बैठे रहो, फिर इंतज़ार करते रहो, कोई ना फॉरवर्ड होना जाए ना रिवर्स होना जाए। बात समझ गए। तो कैटलिस्ट की मौजूदगी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लो मेरे बच्चों, आज के इस लेक्चर में इतना ही था। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो देखना ना भूलिएगा अफजल एकेडमी के चैनल को। और यार अगर आप लोगों को पसंद आती हैं ये वाली वीडियोस तो काइंडली आगे अपने फ्रेंड्स को शेयर भी किया करो। ठीक है जी, चलो जी, अल्लाह के मान में रहो। खुदा हाफ़िज़।